Welcome student. We are going through the digital class of IIB. We are going through the topic human health and diseases. Up till yet we have learnt about the health, the diseases. Now we are proceeding with an important disease, that is HIV and AIDS. जैसे कि आप जानते हो HIV का फुल फॉर्म आपको पता ही है, that is Human Immunodeficiency Virus and AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome, यानी कि ये आपका पैथोजन है एंड इस पैथोजन की वजह से ये बीमारी उत्पन्न होती है हमारे बॉडी में। ठीक है, चलो प्रोसीड करते हैं। अब ये जो बीमारी है दुनिया में पहले देखी नहीं जाती थी, राइट। तो मतलब बेसिकली बात क्या होती है कि वायरल बीमारियां, जैसे कि आप जानते हो वायरसेस में म्यूटेशंस की बहुत कैपेसिटी होती है, राइट, एंड इसकी वजह से नए नए वायरसेस बनते रहते हैं। दैट्स वाई उसी प्रोसेस के थ्रू ये एड्स के वायरस का जन्म हुआ था, HIV का। तो दुनिया में ये पहले वायरस नहीं था, दुनिया में हमने इसको पहली बार देखा इन US से, एंड दैट इज़ इन 1981। जैसे कि आप जानते हो US है, इसमें 1981 में हमने इसको देखा था, पहला केस हमें मिला था, राइट। तब साइंटिस्ट लोगों ने यह पाया कि भाई इस पेशेंट में जो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ उनके जो T लिम्फोसाइट्स है वो कम होने की वजह से आ रहे हैं, एंड इसलिए उन्होंने इस वायरस को पहली बार जो नाम दिया था वो नाम दिया था उन्होंने, दैट इज़ HTLV, ह्यूमन T लिम्फोसाइट वायरस। ये पहला उसका नाम था, ठीक। बाद में फिर ऐसे और केसेस मिलते गए एंड डिसीज तो सेम था, सिम्टम साइंस वगैरह सब कुछ सेम था, राइट। बट वायरस जो दूसरा हमने देखा वो पहले से मैच नहीं हो रहा था, इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने उसको नाम दे दिया HTLV1, राइट, सीरीज में नाम दे दिया, ठीक है। अब ऐसे ही और केसेस मिले, बट अगेन बात वही हो गई कि डिसीज तो सेम है बट वायरस इज अगेन डिफरेंट, राइट। इसलिए उन्होंने फिर से इसको नाम दे दिया HTLV2 एंड और ऐसे केसेस मिलते रहे। बट बात ये होती रहेगी हर बार ये वायरस का जो रूप है स्वरूप है नया नया दिखते गया। अब साइंटिस्ट लोगों को ये बात समझ में आई कि वायरस तो एक ही है लेकिन उसके जो रूप है वो चेंज होते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, एंड डिसीज इज द सेम। इसलिए उन्होंने अब एक कॉमन नाम दे दिया सबको, राइट, एंड दैट इज HIV, क्योंकि इसमें हमारी इम्यूनिटी कम हो रही थी, दैट्स वाई उन्होंने नाम दिया ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, राइट। अब ये तो हो गई उसकी हिस्ट्री। अब इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में इसका पहला केस हमें मिला इन चेन्नई एंड दैट इज इन 1986, राइट। चेन्नई में जो प्रोस्टिट्यूट लोग थे उनको ये मिला। आपको MCQ में चेन्नई भी ऑप्शन आ सकता है या मद्रास भी आ सकता है, याद रखिए चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था, राइट। तो यहाँ पे पहला केस मिला इन कमर्शियल सेक्स वर्कर यानी कि प्रोस्टिट्यूट्स में, एंड उसके बाद बहुत सारे केसेस हमें मिलते गए, ठीक है। तो ये था हिस्ट्री। अब इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वायरस है, राइट, एंड इस वायरस को अगर हम देखते हैं तो इस वायरस को हम रेट्रो वायरस बोलते हैं, राइट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेट्रो वायरस? देखो, जैसे कि आपने पढ़ा है एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, यानी कि नॉर्मल प्रोसेस कैसे होता है कि अगर DNA है तो DNA से RNA बनता है, RNA से आपका प्रोटीन बनता है, यस। तो दिस इज अ रूटीन एंड यूजुअल प्रोसेस, राइट। इसको हम बोलते हैं, आप इसको बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज ट्रांसलेशन, राइट। बट बात अगर इसके उल्टी हो रही है, इसके उल्टी यानी कि RNA से अगर उल्टा DNA की तरफ ये प्रोसेस जा रहा है तो दिस इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, राइट। अब इसमें ये उल्टी बात होती है, उल्टी यानी कि रेट्रो, राइट, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रेट्रो वायरस। एंड द फैमिली बेसिकली इसमें एक ही वायरस है ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे वायरसेस हैं एंड देयर इज अ फैमिली ऑफ वायरसेस एंड दैट फैमिली इज नोन एज अ रेट्रोवायरिडी फैमिली। उसमें से एक वायरस आपका है दैट इज अ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, राइट। अब इस वायरस को हम देखेंगे तो इसका फैलाव जो होता है इंसानों में अगर हम बात करेंगे तो कैसे होता है। देखो, बहुत सारे तरीके हैं इसके वायरस के फैलने के, बट बाकी बहुत गौण है, बहुत कम मात्रा में उनसे फैलाव होता है एंड उनको हम जनरली कंसीडर नहीं करते हैं, राइट। आपके सिलेबस के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो या मेजॉरिटी अगर हम बात करेंगे तो ये 4 तरीकों से ही इस बीमारी का फैलाव होता है या HIV वायरस का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, राइट। तो उसमें से पहला मेजर तरीका जो है आपके लिए दैट इज अनसेफ सेक्स बोलेंगे, अनसेफ सेक्स बोलिए या अनप्रोटेक्टेड सेक्स बोलिए या सेक्स विदाउट यूजिंग अ कंडोम, यानी कि इसमें बात लेकिन ये होना चाहिए कि वन ऑफ द पार्टनर शुड बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मीनिंग आप यहाँ पे RS पॉजिटिव मत लीजिए, ही इज HIV और शी इज HIV पॉजिटिव। अगर है कोई एक पार्टनर अगर पॉजिटिव है तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये ट्रांसमिशन होता ही है, ठीक है।
राइट, दिस इज वन मेजर। दूसरा बात है कि अगर मदर इज HIV पॉजिटिव तो उसके बेबी को ये डिसीज़ होने का चांसेस, होने वाले बेबी को डिसीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। बट यहाँ पे ज़रा कॉन्स्टेंट बात है, आपकी बुक में लिखी है, अगर आप देखोगे लेफ्ट साइडेड पेज पे जो आपका हेडिंग लिखा हुआ है HIV और एड्स का, एंड उसमें 2 पैराग्राफ आपको मिलेंगे, लोअर 2 पैराग्राफ्स। उसमें फर्स्ट पैराग्राफ जो आपको मिलेगा उसमें आपको लाइन मिलेगी HIV इट इज़ नॉट अ कंजेनाइटल डिसीज, HIV इट इज़ नॉट अ कंजेनाइटल डिसीज, लिसन केयरफुली, राइट। एंड सेकंड पैराग्राफ जो है उसकी आई थिंक लास्ट बट वन लाइन है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू प्लासेंटा। ऐसी 2 बातें आपको लाइन मिलेगी, राइट। अब देखो ये 2 बातों का मीनिंग ज़रा कॉन्ट्रास्ट है, राइट। पहली बात तो उन्होंने बोला है कि भाई HIV इट इज़ नॉट अ कंजेनाइटल। देखो कंजेनाइटल डिसीज यानी कि आप जानते हो, कंजेनाइटल डिसीज यानी कि जो डिसीज जन्म से ही आपको होता है उसको हम बोलेंगे कंजेनाइटल डिसीज, ठीक है, राइट। अब उसकी शुरुआत जो होती है वो जन्म के पहले से ही होती है, राइट। एंड इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू प्लासेंटा, ऐसी बात लिखी गई है। तो बेसिकली ये बात सही नहीं है, अब ये प्लासेंटा के थ्रू अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो जन्म से पहले ही है, मतलब ये जन्म से डिसीज हो रहा है, यानी कि ये कंजेनाइटल डिसीज हो रहा है, राइट। तो ऐसी बात ये हो नहीं सकती। बेसिकली HIV का ट्रांसमिशन प्लासेंटा के थ्रू जनरली नहीं होता है, राइट। तो ये जो ट्रांसमिशन होता है ये होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। देखो डिलीवरी के टाइम पे ब्लड कांटेक्ट आता है, राइट, देयर इज अ ब्लीडिंग एंड ब्लड कांटेक्ट के थ्रू मदर के ब्लड से ये फीटस में जाने का चांसेस बढ़ जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, नॉट प्रायर टू द डिलीवरी। ये बात समझिए, ठीक है, राइट। प्लासेंटा के थ्रू इसका ट्रांसमिशन इज वेरी वेरी रेयर केस, राइट, ठीक। तो इस तरह से ये हो जाएगा सेकेंड तरीका। दूसरी बात जो आती है शेयरिंग ऑफ रीयूज्ड सिरिंज या रीयूज ऑफ सिरिंज या शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड सिरिंज और नीडल, राइट। इंजेक्शन हम जो लगाते हैं उसमें जो सुई होती है दैट इज कॉल्ड एज अ नीडल एंड जो इंजेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ सिरिंज। अब इसका अगर कोई रीयूज कर रहा है, राइट, अब पहले किसी को यूज़ किया एंड वो पर्सन अगर पॉजिटिव था एंड फिर से वही सिरिंज से दूसरे को अगर इंजेक्शन लगाया गया तो इससे भी ये ट्रांसमिशन होता है, राइट, ठीक है। तीसरा तरीका एंड लास्ट तरीका, अगर किसी को गलती से HIV पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया। अब यहाँ पे गलती ही होती है, कोई जानबूझ के नहीं करता, राइट, देयर इज अ रिस्क। अब ये रिस्क क्यों है हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो बेसिकली अगर HIV पॉजिटिव ब्लड अगर हमने ट्रांसमिट किया तो इससे भी ये संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। तो ये 4 मेजर तरीके हैं इन्फेक्शन फैलने के एंड ये 4 मेजर रास्ते, इन रास्तों पे जो लोग हमेशा हमेशा बार बार चलते रहते हैं, राइट, या ये जो रास्ते हैं जिन लोगों में हमेशा पाए जाते हैं उनको ये डिसीज़ फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो बहुत रिस्क में होते हैं, राइट। एंड इसलिए उन लोगों को हम बोलते हैं हाई रिस्क ग्रुप्स, राइट। तो हर रास्ते के अनुसार एक हाई रिस्क ग्रुप है, राइट। तो पहला रास्ता अगर हम देखेंगे दैट इज अनप्रोटेक्टेड सेक्स और अनसेफ सेक्स। इसमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर यानी कि एक ही इंसान जिसका मल्टीपल लोगों के साथ कांटेक्ट अगर आ रहा है, सेक्सुअल कांटेक्ट, तो इसमें से अगर कोई एक पॉजिटिव रहेगा तो सारे पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दिस इज अगेन हाई रिस्क ग्रुप। तो पहला रास्ते का जो आपका हाई रिस्क ग्रुप आएगा दैट इज अ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। इसका जो चार्ट है या टेबल हमने आपको नोट्स में बना के दिया है उसको फॉलो कीजिए, राइट। सेकेंड रास्ता जो है मदर टू बेबी, यानी कि अगर HIV पॉजिटिव मदर है तो उसके होने वाले जितने भी बच्चे होते हैं दे आर इन अ हाई रिस्क, यानी कि उनको ये HIV फैलने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जितने भी बच्चे रहेंगे HIV पॉजिटिव मदर को उनको ये फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, राइट। देन आपका थर्ड रास्ता यानी कि रीयूज ऑफ इन्फेक्टेड सिरिंज और नीडल की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा करने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं ड्रग एडिक्ट्स और IV ड्रग अब्यूजर्स हम बोलेंगे, राइट। क्योंकि ये जो होता है ये ग्रुप में ड्रग का सेवन करते हैं एंड एक ही सिरिंज से सभी लोग ड्रग के सेवन को करते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि उनमें से कोई अगर एक इंसान पॉजिटिव रहेगा तो ये सबको ये बीमारी का संक्रमण हो सकता है, यानी कि ये भी सारे लोग यानी कि IV ड्रग अब्यूजर्स, IV यानी कि इंट्रावेनस, राइट। तो ये सारे होते हैं, ये भी हाई रिस्क में आते हैं, ठीक। एंड लास्ट तरीका यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। अब इसमें अगर हम बात करेंगे जिन लोगों को बार बार ब्लड देना पड़ता है, राइट, वो खुशी से कोई लेते नहीं है, राइट। तो ऐसे पेशेंट जिनको ये हमेशा हमेशा हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी HIV फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गलती से ये पॉजिटिव ब्लड उनमें जा सकता है। तो जितने ज़्यादा हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे उतनी ये रिस्क बढ़ेगी, राइट। तो ऐसे कौन से पेशेंट होते हैं? ऐसे पेशेंट होते हैं थैलेसीमिया, जिनको थैलेसीमिया है उनको हमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, एटलीस्ट महीने में एक बार देना पड़ेगा। हीमोफीलिया, इसमें हमें ब्लड के बजाय हम इसमें प्लाज्मा देते हैं, राइट। सिकल सेल अनीमिया एंड एप्लास्टिक अनीमिया। अब इसमें से ऊपर के 3 आप जानते हो, लास्ट की अगर हम बात करेंगे एप्लास्टिक अनीमिया,
तो इसमें जो हमारा रेड बोन मैरो है उसकी ब्लड प्रोड्यूस करने की क्षमता, यानी कि ब्लड बनाने की क्षमता जो है ये ख़त्म हो जाती है, एंड इसकी वजह से हमें उनको बार बार खून देना पड़ता है, राइट। तो ऐसे पेशेंट्स में भी ये HIV फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि ये हाई रिस्क ग्रुप में आता है, ठीक है। अब गलत धारणाएं, किन रास्तों से ये HIV का संक्रमण होता नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये मस्किटो या कोई इंसेक्ट से काटने से ये नहीं फैलता है, ये हमारा बहुत बड़ा नसीब है, नहीं तो ये फिर बहुत मुश्किल हो जाती, राइट। अब शेयरिंग ऑफ सीट्स, यानी कि कोई भी सीट, टॉयलेट सीट ही नहीं है, कोई भी सीट अगर आप शेयर कर रहे हो या घर के कोई चीज़ें आप शेयर कर रहे हो तो भी इससे HIV का फैलाव नहीं होता है, राइट। अगर किसिंग की बात करें तो इससे भी कोई HIV का फैलाव नहीं होता है। आप एक थाली में ही खाना खाते हो तो भी इससे HIV का फैलाव नहीं होता है, एंड टचिंग से तो होगा ही नहीं, राइट, क्योंकि ये ब्लड कांटेक्ट के थ्रू या बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट के थ्रू इसका संक्रमण होते रहता है। चलो अब आप देखते हैं इसका जो वायरस है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके जो स्ट्रक्चर्स है बहुत सिंपल है एंड उसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। देखो, दिस इज अ सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ द HIV, राइट। अब HIV का जो है इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 लेयर याद रखने हैं, 3 एंजाइम याद रखने हैं, एंड 2 आपको जेनेटिक मटेरियल याद रखना है। इसके लिए शॉर्टली बनाइए 3+3+2, यानी कि ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा बाद में। 3 लेयर्स, 3 एंजाइम्स एंड 2 जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है। अब अगर बात करेंगे हम लेयर्स की तो इसका जो आउटर मोस्ट लेयर आप देख पा रहे हो ये लिपिड बाइलेयर होता है। लिपिड बाइलेयर से आपको याद आ रहा होगा ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। बेसिकली बात ये होती है कि ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को ही यूज करता है, राइट। एंड इसलिए इस वायरस को हम बोलते हैं एनवलप्ड वायरस। इस बात को याद रखिए, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट में आपको यहाँ पे परेशान कर देते हैं। इट इज़ एनवलप्ड और नॉन एनवलप्ड, तो आपको याद रखना है इट इज़ एनवलप्ड वायरस, ठीक है, राइट। एंड इसके ऊपर जो ये स्पाइक्स है उसकी बात हम बाद में करेंगे, राइट। इसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन के ये नॉब्स होते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इनका इंपॉर्टेंस कैसे हम बात करने वाले हैं। बेसिकली आपको याद रखना है यहाँ पे जो ये नॉब या स्पाइक्स दिख रहे हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के होते हैं एंड ये इनकी बहुत इसेंशियल थिंग है। अगर ये इनके पास है तो ही ये हमें इन्फेक्ट कर पाते हैं, अगर ये इनके पास नहीं होता तो ये कभी हमें इन्फेक्ट ही नहीं कर पाते, राइट। चलो, तो ये हो गया आपका आउटर मोस्ट लेयर। अगर हम बाद में बीच में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये ग्रीनिश कलर का लेयर दिख रहा है, इसको हम मैट्रिक्स प्रोटीन बोलते हैं। इसका नाम है मैट्रिक्स प्रोटीन एंड दिस इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स प्रोटीन लेयर या और मैट्रिक्स कोट बोलते हैं, ठीक। एंड इसके बाद जो अंदरूनी आप लेयर देख रहे हो ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ये बेसिकली ऐसा लंबा हॉलो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कैप्सूल बोलते हैं, राइट। तो इसकी इट इज कॉल्ड एज अ कैप्सूल प्रोटीन, राइट। तो कितने लेयर हो गए, आपका लिपिड बाइलेयर, आपका जो मैट्रिक्स लेयर एंड आपका जो है कैप्सूल, राइट, और कैप्सूल लेयर, ठीक है। अब ये 3 लेयर हो जाता है। इस 3 लेयर के बीचों बीच जो है आपका जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो जेनेटिक मटेरियल मैंने बताया 2 है। बेसिकली ये 2 जो होते हैं ये RNA होते हैं। ये कैसे हैं, RNA, राइट। एंड जैसे कि आप जानते हो RNA इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, दैट्स व्हाई इट इज लेबल्ड एज SS, राइट। एंड कितने हैं, 2 है, ये बात आपको याद रखना है। तो जब भी आपको HIV का जेनेटिक मटेरियल पूछा जाए तो पूरा आंसर दीजिए, शॉर्ट में भी पूछा है तो पूरा आंसर दीजिए 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। केयरफुली सुनिए, 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, यही आपको याद रखना है। 2 है मतलब ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, राइट। तो इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। एंड इसके पास 3 एंजाइम्स की अगर हम बात करेंगे तो 3 एंजाइम जो है इसके पास एक होता है कि जैसे कि आप जान रहे हो दिस इज अ रेट्रोवायरस, यानी कि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो आप अंदाजा लगा पा रहे हो इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम चाहिए, राइट। एंड इसके पास और 2 एंजाइम्स होते हैं, एक होता है इंटीग्रेज एंड दूसरा होता है प्रोटीएज, ठीक है। तो इनके काम कैसे हम बाद में देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो गया वायरस का। इसका जो सिंप्लीफाइड डायग्राम है ये आपके स्टेट बोर्ड में दिया हुआ है, राइट। इसको भी आप फॉलो कर सकते हो, राइट। चलो, ये हो गया वायरस का स्ट्रक्चर। अब इसका इन्फेक्शन हमें कैसे होता है, राइट। इसके इन्फेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो मैंने बताया था इसके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स या नॉब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से इसका इन्फेक्शन होता है। अगर ये इसके पास अगर नहीं है तो इसका इन्फेक्शन नहीं होता है, ऐसे मैंने बताया था। वो कैसे और क्यों, देखो, जब हम इम्यूनिटी पढ़ रहे थे तो आपको एक बात याद आ रही होगी, CD4+ सेल। तो ये मैंने आपको बताया था ये 2 प्रकार के सेल हमारे CD4+ होते हैं, राइट। यानी कि उनके ऊपर CD4 नाम का रिसेप्टर होता है। एंड वो जो 2 सेल्स है आपको याद ही आ रहा है, पहली जो सेल है दैट इज अ मैक्रोफेज एंड दूसरा जो सेल है दैट इज अ हेल्पर T सेल। इन दोनों सेल्स को हम CD4 सेल्स बोलते हैं, राइट। अब बात क्या है, तो मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि ये इस CD4 को याद रखिए, इसका संबंध HIV से है। तो कैसे है देखिए,
तो बेसिकली बात कैसी होती है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स या नॉब आप देख रहे हो इस वायरस के ऊपर, ये सिर्फ एंड सिर्फ अटैच होते हैं CD4 रिसेप्टर को। दिस इज CD4 रिसेप्टर एंड दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। तो इन दोनों का ही अटैचमेंट होता है एंड दूसरे किसी से ये अटैच नहीं होते, एंड जब तक अटैचमेंट नहीं होता तब तक ये वायरस हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए इस वायरस का अटैक, अगर हम उल्टा बोलने की कोशिश करेंगे, इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश करेंगे, तो इस वायरस का अटैक हमारे दो प्रकार के सेल के ऊपर ही होता है, क्योंकि इनके ऊपर CD4 नाम का रिसेप्टर है एंड दैट इज मैक्रोफेज एंड हेल्पर टी सेल। अब ये बताइए, अंदाजा लगाइए कि अगर हमारे बॉडी में HIV का संक्रमण होता है तो पहली कौन सी सेल इसमें से अटैक करेगी, कौन सी सेल के ऊपर अटैक होगा? तो बेसिकली दैट इज अ मैक्रोफेज, क्योंकि मैक्रोफेज हमारे बॉडी में हर जगह पे तैनात है एंड कोई फॉरेन मटेरियल अगर आता है तो उसको ये खाने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए पहला अटैक मैक्रोफेज के ऊपर होता है, बाद में लेटर अटैक किसके ऊपर होगा? आपके हेल्पर टी सेल के ऊपर होगा। तो कैसा ये अटैक होता है हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो इस डायग्राम को जरा केयरफुली देखिए, राइट। अब इस डायग्राम की तरफ पूरा ध्यान दीजिए। देख, हम यहाँ भी ये बात करने वाले कि HIV का रिप्लिकेशन कैसे होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया, ये CD4 रिसेप्टर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एंड दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक और नॉब, इनका ये अटैचमेंट हो रहा है। अब जैसे ही अटैचमेंट हो रहा है, बेसिकली इसके पास एक लिपिड बाइलेयर है, हमारा सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर है। ये जो सेल आप देख रहे हो, दिस इज अ मैक्रोफेज, राइट। इसके पास जो है लिपिड बाइलेयर, इसका भी कौन सा है? लिपिड बाइलेयर ही है। अब जैसे ही इन दोनों का अटैचमेंट होता है, ये दोनों लेयर्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ये आप यहाँ पे इसका सेकंड प्रोसेस यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज अ फ्यूजन ऑफ द वायरस, ठीक है। अब जैसे फ्यूज हो गए दोनों लिपिड बाइलेयर आपस में, इसका अंदर जो भी मटेरियल था वो हमारे सेल में एंटर कर जाता है। देखो, इसका कंफ्यूजन मत कीजिए फैगोसाइटोसिस से। फैगोसाइटोसिस ये बात नहीं, आप बोलोगे मैक्रोफेज का तो काम वही है, इस वायरस को अंदर लेना, राइट। बट बात क्या है, ये अंदर लिया नहीं जा रहा है, ये अंदर घुस रहा है। मीनिंग क्या है, फर्क कैसा है? देखो, फैगोसाइटोसिस में जो फैगोसाइटोसिस किया जाता है दैट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होता है, एंड उसके ऊपर ही आपके जो वेसिकल्स यानी कि लाइसोजाइम्स वेसिकल्स होते हैं वो अटैक कर पाते हैं। अब ये जो है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ये डायरेक्टली एंट्री किया है, इसके ऊपर आपके लाइसोजाइम्स अटैक नहीं कर सकते, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, राइट। अब इसमें सारा मटेरियल एंट्री करेगा। अब इसमें से मेन मटेरियल जो इसका है दैट इज जेनेटिक मटेरियल एंड दैट इज 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अब एक उदाहरण के लिए मैं एक निकाल रहा हूँ, ऐसे 2 होते हैं, ठीक है। अब तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है एंड इसके पास एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम है। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, दिस इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करता है, इस DNA से वो RNA बना देता है, दिस इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। एंड बात यह होती है कि DNA का नेचर आप जानते हो, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड, तो यही एंजाइम इसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी ऐड कर देता है, राइट। मतलब ये हो गया DNA ऑफ द वायरस, क्योंकि ये किससे? वायरस के RNA से बनाए। तो इस DNA के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो वायरस की इंफॉर्मेशन रहेगी। इट इज कॉल्ड एज अ प्रो वायरल DNA, इट्स कॉल्ड एज प्रो वायरल DNA, ठीक है। अब ये DNA बन गया, तो ये DNA जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो इस DNA को ये एंटर कर जाता है इनटू द न्यूक्लियस, एंड इस न्यूक्लियस में ये DNA यानी कि वायरस का DNA हमारे DNA में यानी कि होस्ट DNA में अटैच करने का काम, यहाँ पे जो एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेज, IN बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेज। तो ये इंटीग्रेज एंजाइम जो है इस DNA को हमारे DNA के साथ जोड़ता है। देखो, सिंपल नाम है, जोड़ना यानी कि इंटीग्रेशन, जोड़ना यानी कि इंटीग्रेशन, राइट। तो ये जोड़ने का काम कर रहा है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेज। अब ये DNA, वायरस का DNA हमारे DNA में जुड़ गया। अब यहाँ से इस वायरस को हमारे बॉडी से बेदखल करना नामुमकिन की बात हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे DNA में जुड़ गया, राइट। अब इसका रिप्लिकेशन होगा। अब इस DNA से रिप्लिकेशन अगर होगा तो यहाँ से mRNA बनेगा या जीनोमिक RNA बनेगा, बट जो भी बनेगा वो किसका रहेगा? वायरस का रहेगा। एंड ये बहुत संख्या में जमा होते रहते हैं, बनते रहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मैसेंजर RNA आएगा, मैसेंजर RNA आएगा, राइट। तो मैसेंजर RNA से अब उसका प्रोटीन भी बनेगा एंड वो प्रोटीन बनेगा, वायरस का ही प्रोटीन बनेगा। बट मैसेंजर RNA का आप नेचर जानते हो, दैट इज जनरली पॉली RNA, राइट।
एंड पॉली आरएनए से बनेगा पॉलीप्रोटीन। बट इस पॉलीप्रोटीन का डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, इसको हमें टुकड़ों में इसको तोड़ना पड़ेगा, यानी तब ही जाके हम इस प्रोटीन्स को यूज कर सकते हैं। ये मल्टीपल प्रोटीन होते हैं, पॉली प्रोटीन होते हैं, तो इसको हमें तोड़ना है। तो तोड़ना है तो तोड़ने वाला एंजाइम, यानी कि हम यहाँ पे इसको बोलेंगे प्रोटीएज, राइट। तो यहाँ पे जो एंजाइम रहेगा दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीएज, सॉरी इट्स नॉट वर्किंग। तो एंजाइम इट इज प्रोटीएज, राइट। तो यहाँ पे एंजाइम रहेगा प्रोटीएज, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3 प्रकार के एंजाइम देख पा रहे हो। एक पहला हमने देखा जो कौन सा था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दूसरा जो हमने देखा दैट इज इंटीग्रेज, एंड तीसरा जो हमने देखा यहाँ पे दैट इज प्रोटीएज। तो ऐसे 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, तीनों के आप काम भी देख पा रहे हो। अब यहाँ पे प्रोटीन्स बन गए, तो इन सारे प्रोटीन्स की असेंबली या पैकिंग होता है, राइट। सभी प्रोटीन्स यहाँ पे बनते हैं एंड बडिंग फॉर्म में हमारा ही सेल मेम्ब्रेन लेके, यानी कि एनवलप लेके ये वायरस ऐसे बाहर निकल जाता है। अब देखने की बात है, यहाँ पे मैंने आपको एक ही प्रोसेस बताई, यानी कि एक वायरस बनने की प्रोसेस बताई, बट बात यह है कि यहाँ पे एक वायरस नहीं बनता है, ऐसे यहाँ से मल्टीपल वायरसेस बनते हैं, राइट। अब इस दौरान ये मैक्रोफेज मरा नहीं है, ये लाइव है, बट बात है कि ये बहुत सारे अभी वायरसेस को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हमने इसको बोल दिया फैक्ट्री ऑफ वायरसेस, ठीक है। तो योर मैक्रोफेज बिकम्स अ फैक्ट्री ऑफ वायरसेस एंड इट इज लाइव नाउ, ठीक है। एंड ये कब तक लाइव रहेगा, जब तक इसका पूरा जो मटेरियल है इस सेल का, यूजेबल मटेरियल खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये लाइव रहेगा। तो ये सारे बहुत सारे वायरसेस बनते रहते हैं एंड इस सेल का सारा मटेरियल यूज किया जाता है, तब जाके ये सेल अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट वो डिस्ट्रॉय होने से पहले हजारों वायरसेस यहाँ पे बन जाते हैं, ये बात क्लियर रखिए, ठीक है। चलो, अब ये जो वायरसेस बाहर निकले, ये जाके किसको अटैक करेंगे, अनदर CD4 सेल्स को। अनदर CD4 सेल्स कौन से हैं आपके, एक तो है मैक्रोफेजेस और दूसरे है आपके हेल्पर टी सेल्स। एंड यही कहानी उन दोनों सेल्स में दोहराई जाती है एंड लास्ट में उनकी भी डेथ वहाँ पे हो जाती है। यानी कि बात क्या होती है कि इस बीमारी में हमारे मैक्रोफेजेस एंड हेल्पर टी सेल की संख्या धीरे धीरे कम होती है, धीरे धीरे कम होती है, एकदम से कम नहीं होती, क्योंकि हमारे बॉडी में कंटिन्यूस मैक्रोफेजेस एज वेल एज हेल्पर टी सेल बनते भी रहते हैं, राइट। इसकी वजह से ये प्रोसेस धीरे धीरे होती है। इसका क्या सिग्निफिकेंस हम आगे देखेंगे, राइट। चलो, तो अब बेसिकली इसमें आपके मैक्रोफेजेस एंड हेल्पर टी सेल, अगर आपको इम्यूनिटी याद आ रही है या आपको स्लाइड देख पा रहे हो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इम्यून रिस्पांस में, यानी कि हमारा जो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पांस होता है वो जनरेट करने में मैक्रोफेज एपीसी है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंड इस एंटीजन को प्रोसेसिंग करने वाली जो सेल है दैट इज ए हेल्पर टी सेल। ये दोनों जब काम करते हैं तभी जाके आपके ह्यूमरल एज वेल एज सीरियल मेडिएटेड इम्यूनिटी को ऑर्डर मिलता है, तब जाके वो इम्यूनिटी काम करती है, राइट। तो जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे, इसलिए आपके बॉडी में इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। दैट्स वाई द वायरस इज कॉल्ड एज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अब इस डायग्राम में और एक बात पढ़िए, देखो यहाँ पे 3 एंजाइम महत्वपूर्ण रोल निभा रहे, ये अगर एंजाइम नहीं होता है तो ये प्रोसेस भी नहीं होती, ये बात आप समझ पाते हो, ठीक है। देखो, तो हमने इन एंजाइम्स को रोकने वाले दवाइयों को बना लिया, राइट। तो ये जो दवाइयाँ है ये इन एंजाइम्स को रोक पाती है, यानी कि इनको हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स, राइट। इनहिबिटर्स मतलब ये इन एंजाइम्स का जो काम है ये होने नहीं देते। एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इंटीग्रेज इनहिबिटर एंड प्रोटीएज इनहिबिटर, ऐसे ये 3 प्रकार के दवाइयाँ होती हैं, और भी दवाइयाँ है, राइट। तो इनका यूज़ हम करते हैं HIV के पेशेंट में, बट इसमें एक बात क्लियर रखिए, इससे हम HIV का क्योर नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्या कर पाएंगे, ये जो है एंजाइम को हम इनहिबिट कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो हो जाएगी, यानी कि क्या, ये आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी कम होना है इसका रेट जो है बहुत कम हो जाएगा, राइट। मतलब कि क्या बात होती है कि भाई इस HIV पेशेंट में जो डेथ होती है बेसिकली दैट इज बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी कम होने की वजह से दूसरे जो पैथोजेंस है वो अटैक करके हमारे बॉडी को कमज़ोर कर देते हैं, हमारी डेथ होती है। तो बेसिकली इन दवाइयों को अगर हम यूज़ करेंगे तो ये जो प्रोसेस है आपकी इम्यूनिटी कम होने का ये बहुत स्लो हो जाता है, एंड इसकी वजह से दूसरे बैक्टीरियाज आपके बॉडी के ऊपर अटैक नहीं कर पाते, आपकी लाइफ यहाँ पे प्रोलॉन्ग हो जाती, क्योर नहीं कर पाएंगे, बट जो पेशेंट जल्दी मरने वाला था हम उसको लंबा लाइफ देंगे, यानी कि लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, इतनी ही बात यहाँ पे हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया HIV का रिप्लिकेशन। इसको एक बार केयरफुली देखिए।
राइट चलो आगे चलते हैं अभी। तो ये हमने देख लिया प्रोसेस। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसका आप ये रिप्लिकेशन प्रोसेस देख भी सकते हो। राइट तो अभी आपने देखा कि एचआईवी का रिप्लिकेशन कैसे होता है। अब हम बात करेंगे इस प्रोसेस में आप सीख ही चुके हो कि जैसा मैंने बताया कि ये जो है प्रोसेस एकदम से फास्ट नहीं होती है, वो धीरे धीरे होती रहती है। राइट एंड इसलिए इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी कि आपकी इम्यून कमतरता ये भी स्लो होती है। एंड इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम। अब देखो एड्स मतलब क्या होता है, देखो बेसिकली बात ये हो रही कि एचआईवी की वायरस की वजह से आपके बॉडी में सिम्टम्स बहुत कम आते हैं। राइट तो ये जो सिम्टम्स आपके बॉडी में आते हैं आपकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से दूसरे जो पैथोजन है आपके बॉडी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। एंड दूसरे बॉडी पैथोजन अटैक करने की वजह से आपके बॉडी में दूसरे और डिसीजेस की वजह से सिम्टम आते हैं। बट बात यह होती है कि अगर आपकी इम्यूनिटी कम होगी तो कोई एक पैथोजन आपके बॉडी के ऊपर अटैक नहीं करे। राइट यहाँ पे मल्टीपल पैथोजन आपके बॉडी के ऊपर अटैक करेंगे, यानी कि आपको मल्टीपल डिसीज एक साथ होंगे तो मल्टीपल सिम्टम्स भी आपको एक साथ आते हैं। अब मल्टीपल सिम्टम जब आते हैं तो उसको हम शब्द यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंड्रोम। राइट तो ये जो सिंड्रोम है ये सिंड्रोम आपको इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। राइट एंड ये जो है ये आपको कोई कंजेनिटल बीमारी नहीं है, ये आपने एक्वायर किया है, मतलब इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऐसे बोलते हैं। राइट तो इसमें आपको n नंबर ऑफ सिम्टम्स आते हैं एंड वो सिम्टम्स आपको आने में एकदम से नहीं आते कि एंड वो स्लोली आते हैं। एंड इसलिए यहाँ पे लिखा है कि देयर इज अ टाइम लैग। तो ये टाइम लैग होता है, इसको हम स्टैंडर्ड शब्द यूज करते हैं इम्यूनोलॉजी में, दैट इज कॉल्ड एज इनक्यूबेशन पीरियड। ठीक है ना। तो इनक्यूबेशन पीरियड ये हर बीमारी में होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई बीमारी में अगर पैथोजन आपके बॉडी में आया और सडनली आपको डिसीज हो रहा है, ऐसी बात नहीं होती। 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता महीना ऐसी बात ये होती रहती है, हर डिसीज में अलग अलग होता है। बट बात यह है कि बहुत लिमिटेड होता है इनक्यूबेशन पीरियड हर डिसीज में, लेकिन ये डिसीज ऐसा है जिसमें इनक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, यानी कि यहाँ पे 5 से 10 साल तक लग जाते हैं किसी को सिम्टम आने के लिए। तो ये बताइए ये अच्छी बात है या बुरी बात? राइट तो आप सोच पा रहे हो ये बुरी बात है। क्योंकि अच्छी बात क्यों नहीं है? आपको लग रहा होगा कि भाई 5 साल के बाद कुछ हमें सिम्टम वगैरह आ रहे हैं, यानी कि फट से ये बीमारी हमें मार नहीं है या हमें तकलीफ नहीं दे रही है, ऐसा नहीं है। देखो तो जब तक आपको सिम्टम नहीं आ रहे तब तक आपके बॉडी में वायरस तो है, मतलब कि आप कैरियर स्टेज में पहुंच रहे हो। एंड कैरियर स्टेज इज़ वेरी डेंजरस स्टेज, आप जानते हो। राइट एंड यह कम्युनिटी में इन्फेक्शन फैलाने के लायक बन जाता है। तो इस 5 साल के दौरान वो बहुत लोगों के कांटेक्ट में आ सकता है एंड बहुत लोगों को इन्फेक्शन फैल सकता है। राइट क्योंकि ये समझ में नहीं आता, सामने वाला दिखने वाला पेशेंट तो हट्टा कट्टा दिखता है, लेकिन हट्टा कट्टा दिखने की वजह से लोग इसको दूर रख नहीं पाते एंड इसकी वजह से इन्फेक्शन ये फैलते रहता है। राइट तो जितना बड़ा इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा उतना वो डिसीज़ खतरनाक होता है, क्योंकि उतना फैलने का चांसेस ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बात याद रखिए। तो आपके बुक में इसको लिखा है द पीरियड वेरीज फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू द ईयर्स, लेकिन ये बेसिकली 5 से 10 साल के आसपास होता है। ये हर किसी में वेरी करता है, पहले से उसकी इम्यूनिटी, उसकी जो बॉडी है कितनी हेल्दी है ये भी वो मैटर करता है। ठीक है चलो अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसके जो सिम्टम्स आते हैं, मैंने बताया एचआईवी की वजह से खुद बहुत सिम्टम कम आता है, जैसे कि फीवर, डायरिया, वेट लॉस, ETC आता है। बट जो सिम्टम्स आते हैं दूसरे पैथोजेंस की वजह से आते हैं। अब दूसरे पैथोजेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के बारे में। देखो इसका मीनिंग ये मत लीजिए कि भाई एचआईवी है मतलब आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ही होंगे, ऐसी बात नहीं, सारे होंगे। राइट बट ये अगर आपको मिल रहा है तो इसका श्योर शॉट हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये मिल रहा है मतलब इसकी इम्यूनिटी बहुत बहुत कम हो चुकी है, यानी कि इसको एचआईवी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ऐसे हम बोल देते हैं। एंड ऐसा अगर इन्फेक्शन हमें दिखा तो हम डायरेक्टली एचआईवी के टेस्ट भी करवाते हैं। राइट तो बाकी सभी तो इन्फेक्शन होंगे बट ये भी होंगे जिनको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। राइट अब इनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्यों बोला? राइट ये ऐसी बीमारियां हैं या ऐसे पैथोजन हैं, इतने छोटे फुटूर या कमज़ोर पैथोजन होते हैं जो हमारे बॉडी को कभी हाथ भी नहीं लगा पाते, बट बात यह होती है कि अब ये हमें इन्फेक्ट करने लगते हैं क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई। एंड वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है? हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गई। राइट तो ये हमारी इम्यून सिस्टम की कमजोरी को एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हैं एंड वो हमें इन्फेक्ट करने लगते हैं। एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इसमें बहुत सारे हैं लेकिन आपको कुछ 4 याद करने हैं। एक बैक्टीरियल याद रखिए, माइकोबैक्टीरियम एवियम, जिसकी वजह से हमें एक खतरनाक ट्यूबरक्लोसिस होता है। ठीक है देन उसके बाद जो है एक वायरस को याद रखिए, ह्यूमन हर्पेज वायरस 8। राइट इसका फुल फॉर्म जो है ह्यूमन
हर्पेज वायरस 8 HHV8 होता है एंड इसकी वजह से हमारे बॉडी में कैंसर डेवलप होता है जिस कैंसर का नाम होता है दैट इज कैपोसी सार्कोमा, उसको याद रखिए। ठीक है, एक फंगस को हम याद रखेंगे तो उसमें जो है कैंडिडा अल्बिकस एक प्रकार का ईस्ट होता है, आप जानते हो। ये भी हमें जनरली कभी इन्फेक्ट नहीं करता, बट जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी यानी कि इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई तो ये हमें इन्फेक्ट करने लगेगा। ठीक, एंड उसके बाद जो है एक पैरासाइट को भी याद रखिए, टॉक्सोप्लाज्मा, राइट। तो इस तरह के अगर हमें इन्फेक्शन दिख रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, क्योंकि ये बहुत कम इम्यूनिटी में ही हमें अटैक करते हैं, राइट। तो चलो इसमें से कुछ आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अगर हम बात करेंगे HHV8 की तो इसकी वजह से कैपोसी सार्कोमा होता है, ऐसे मैंने बताया। दिस इज अ सार्कोमा यानी कि कैंसर ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन एज वेल एज स्किन। तो ये स्किन में एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में ऐसा कैंसर डेवलप होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ HHV8। ये नॉर्मल लोगों में कभी दिखता नहीं है, ये जनरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यानी कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है उनमें ही ये बात हमें मिलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैंडिडा अल्बिकस की, राइट। तो इसका भी इन्फेक्शन जो होता है ये हमारे जनरली म्यूकस मेम्ब्रेन पे होता है एंड इस तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन को हमारे ये सड़ाते रहता है, राइट। तो दिस इज अ कैंडिडा अल्बिकस। ऐसे खतरनाक बीमारियां इसमें होने लगती है एंड इन बीमारियों की वजह से ही यहाँ पे डेथ होती रहती है। ठीक है, चलो अभी बात करेंगे HIV के डायग्नोसिस की या टेस्टिंग की। तो इसमें डायग्नोसिस के लिए जो हम मास स्केल पे यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ करने के लिए जो टेस्ट यूज़ करते हैं दैट इज एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म आप जैसे जानते हो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसा इसका फुल फॉर्म होता है एंड इससे हम बहुत सारे लोगों में HIV का टेस्टिंग कर सकते हैं एंड इसलिए इसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोला जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि क्या हो गया, हमारे कम्युनिटी में से जो HIV संक्रमित लोग हैं उनको ढूंढ निकालने के लिए ये टेस्ट को हम यूज़ करते हैं, यानी कि छानना। स्क्रीन का मीनिंग क्या होता है, छानना। तो लोगों को छानने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। इस शब्द को याद रखिए, इस शब्द के ऊपर ही आपका MCQ टेस्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे ट्विस्ट होता है, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट हो गई। इसका मीनिंग हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये अगर टेस्ट किसी की पॉजिटिव आती है तो हम 100% ये बोल नहीं सकते कि उसको HIV का इन्फेक्शन है ही। 5% ये भी बात हो जाती है कि उसको ना भी हो फिर भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है, मतलब इस टेस्ट के ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें कन्फर्मेशन करना पड़ता है बाद में एंड कन्फर्मेशन के लिए हम जो टेस्ट यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। आप ब्लॉटिंग जानते हो, उसमें से हम वेस्टर्न ब्लॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट। देखो ये दो शब्दों को याद करो, राइट। तो यहाँ पे आपको कन्फर्मेटरी दिख रहा है एंड यहाँ पे आपको स्क्रीनिंग दिख रहा है, राइट। तो जब भी इस तरह से MCQ आए टेस्ट फॉर द HIV तो आप इन दो शब्दों को ढूंढने की कोशिश करो, राइट। तो देखो सिंपल अगर लाइन है कि टेस्ट यूज्ड फॉर द HIV, आपको सिंपली आंसर करना है एलाइजा। बट वहाँ पे अगर कन्फर्मेटरी या स्क्रीनिंग टेस्ट दिया है तो स्क्रीनिंग अगर पूछा है तो आपको बोलना है एलाइजा। अगर कन्फर्मेटरी शब्द यूज़ किया है तो वहाँ पे एलाइजा होते हुए भी आपको वेस्टर्न ब्लॉट को आंसर करना पड़ता है। इस बात को याद रखिए, ठीक है। तो इस तरह से ये टेस्टिंग हो गया, बट इस टेस्टिंग में भी एक प्रॉब्लम है एंड दैट इज बेसिकली अ विंडो पीरियड। अब विंडो पीरियड मतलब क्या होता है, देखिए, यानी कि बात क्या होती है, जैसे कि हमने देखा इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे ही आपके बॉडी में वायरस की एंट्री हो गई तुरंत आपको डिसीज होने वाला है नहीं, टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए इंक्यूबेशन पीरियड। एंड उसी तरह से जैसे ही आपके बॉडी में वायरस की एंट्री हो गई, इन्फेक्शन हो गया, तुरंत आपकी टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आएगी, यानी कि आप टेस्टिंग करें तो जो पेशेंट है आपको नेगेटिव पाया जाएगा, राइट। तो इस पीरियड को, यानी कि जब तक एंट्री हो गई तो वहाँ से जब तक ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आती तब तक का जो पीरियड है उसको हम विंडो पीरियड बोलते हैं। जरा आपको मैं ग्राफिकली यहाँ पे दिखाऊंगा। सी दिस इज 0 पॉइंट, यानी कि इन्फेक्शन, एंट्री ऑफ वायरस, दिस इज अ टाइमलाइन। अब टाइमलाइन को हम डबल यूज करेंगे। देखो, तो यहाँ से वायरस की एंट्री हो गई एंड समझो कि आपको यहाँ पे पहला सिम्टम आ रहा है, राइट। तो पहला सिम्टम जहाँ पे आपको आ रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है हम इसको बोल रहे हैं इंक्यूबेशन पीरियड, राइट। एंड टेस्ट जो है आपकी ये भी तुरंत पॉजिटिव नहीं आती, नियरली 6 महीने लग जाते हैं इस टेस्ट को पॉजिटिव आने के लिए, यानी कि 6 महीनों के दौरान ये इंसान आपको नेगेटिव टेस्ट ही देगा, यानी कि यहाँ से नियरली 6 मंथ, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट इज पॉजिटिव, फर्स्ट टेस्ट इज पॉजिटिव। इससे पहले जो टेस्ट रहेंगे सारे कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पीरियड है इसको हम बोलते हैं विंडो पीरियड, दैट इज कॉल्ड एज विंडो पीरियड। इस बात को समझ पा रहे हो। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विंडो पीरियड, क्या हमारे लिए इसका महत्व है, राइट। देखो, इसका महत्व हमारे लिए कैसे है,
ब्लड डोनेशन, मैंने बताया था गलती से ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है पेशेंट को, तो वो कैसे गलती होती है यहाँ पे देखिए, ठीक है। समझो कि इस विंडो पीरियड में कोई पेशेंट है, एक तो उसको कोई सिम्टम नहीं रहेगा, हट्टा कट्टा दिखेगा, दूसरी बात उसकी ब्लड टेस्ट भी अगर हम करेंगे तो ये भी पॉजिटिव नहीं आएगी, ये निगेटिव आएगी। एंड ऐसे पेशेंट ने अगर समझो कि ब्लड डोनेट कर दिया, एंड डोनेट कर देगा तो ब्लड वो ब्लड बैंक में भी जाएगा, वहाँ पे टेस्टिंग भी होगा, तो बताइए टेस्टिंग में रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। एंड निगेटिव आएगा तो वो ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज भी किया जाएगा। बट बात है कि टेस्ट निगेटिव है लेकिन उस ब्लड में वायरस है, तो उसका इन्फेक्शन दूसरे को होता है कि नहीं होता है? यस, होता है। तो इस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये रिस्की प्रोसीजर बन जाती है, इसलिए जब तक जिंदगी या मौत का सवाल नहीं होता ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया नहीं जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो पीरियड्स को आप याद रखिए, इंक्यूबेशन पीरियड एज वेल एज विंडो पीरियड। चलो अभी आगे चलते हैं। जैसे कि आप जानते हो एड्स का कोई इलाज नहीं है, यानी कि हम इस बीमारी को कभी क्योर नहीं कर सकते, इसलिए जिस बीमारी का क्योर नहीं होता उसको ना होने देना ही ये सबसे बड़ा इलाज होता है, आप जानते हो। इसलिए बोला जाता है कि भाई इंक्यूबेशन प्रिवेंशन इट इज़ बेटर देन क्योर, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। बट बेसिकली बात है कि इस डिसीज़ में बेटर की बजाय हमें बेस्ट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही रास्ता है इसको अगर प्रिवेंट करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जितना भी आप क्योर करने की कोशिश करो ये क्योर होने वाला ही नहीं है, इसका प्रिवेंशन ही भारी पड़ता है, ठीक है। तो एड्स को होने ना देना इसमें ही समझदारी होती है, ठीक। चलो, तो बेसिकली बात क्या होती है कि HIV का एड्स का जो फैलाव होता है या संक्रमण जो होता है वो कोई एक्सीडेंटली होने वाली बात नहीं है। इनएडवर्टेंटली का मीनिंग एक्सीडेंटली होता है, राइट इसका मीनिंग क्या होता है? एक्सीडेंटली। तो ये कोई एक्सीडेंटली होने वाली बात नहीं है, सोची समझी की गई साजिशी होती है खुद के खिलाफ, राइट। देखो वही बात यहाँ पे लिखी है, HIV इन्फेक्शन ऑकर बिकॉज ऑफ कॉन्शियस बिहेवियर। कॉन्शियस बिहेवियर मतलब क्या हो गया? सोची समझी की गई हरकतें, राइट। हमें ये पता है भाई इस रास्ते पे अगर हम जाते हैं चलते हैं तो हमें HIV का ट्रांसमिशन हो सकता है, बट फिर भी ये सोच समझ के भी अगर हम उस रास्ते पे चलते रहेंगे तो HIV ज़रूर होगा। अब HIV किसी को अगर हो रहा है तो उसका एक ही एक्सक्यूज हो सकता है, राइट, एंड वो होता है इग्नोरेंस। वो क्या होता है? इग्नोरेंस। देखो इस इंसान को देखिए, इसको पता है आगे खाई है, बट उसने क्या कर लिया? इस रास्ते को इग्नोर करने की कोशिश कर लिया। कैसे इग्नोर किया? उसने आंखों पे पट्टी बांध ली है तो, और इस रास्ते पे चल रहा है तो क्या खाई रुकने वाली है? नहीं, इग्नोरेंस से खाई रुकने नहीं वाली, ठीक है। एंड आगे चलते रहेगा तो खाई में जाएगा ज़रूर और मरेगा ज़रूर, राइट। तो इसलिए इग्नोरेंस यही एक एक्सक्यूज बन जाता है इन HIV ट्रांसमिशन, ठीक है। एंड इसलिए वहाँ पे इग्नोरेंस नहीं चाहिए। एंड आपका बुक यहाँ पे बोलता है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, तो ये भी आपके लिए MCQ बनता है कि भाई डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस ये किस डिसीज़ के बारे में लिखा है? दैट इज़ फॉर द HIV और एड्स, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। ये बीमारी जो है हमारे देश में ना फैले इसलिए एक संस्था कार्यरत है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ NACO, यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन। इसका काम होता है एड्स नको। एड्स नको म्हणजे काय? ह्या एड्सच्या बिमारीला आपल्या देशामध्ये पसरू न देणे, ठीक है, राइट। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस है, कुछ फंक्शंस आपके बुक में दिए है, उसको आपको एनलिस्ट करना है मेरे साथ, ठीक है। तो पहला फंक्शन जो आपके बुक में दिया गया है वही एजुकेटिंग द पीपल, यानी कि इन शॉर्ट दिस इज अवेयरनेस। लोगों को अगर हम समझाएंगे HIV क्या है, कैसे फैलता है एंड इससे कैसे बचना है, तो ये लोग ज़रूर अपनाएंगे क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं होता, ठीक है। देन जो आता है ब्लड बैंक्स, इसके ऊपर भी पूरा कंट्रोल होता है NACO का। तो जब तक ब्लड का टेस्ट का नेगेटिव नहीं आता तब तक किसी को ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़ नहीं किया जाता, बट विंडो पीरियड के बारे में हम बोल नहीं सकते, ठीक है। देन जो आता है रीयूज़ ऑफ सिरिंजेस, से भी ये बहुत सारा इन्फेक्शन हो रहा था एंड इसलिए रीयूज़ नहीं करना है अभी, ऐसा ये बंधनकारक है। हर बार नई सिरिंज और नई नीडल ही यूज़ करना है, रीयूज़ ऑफ सिरिंजेस या नीडल्स नहीं करना, ऐसे बोला गया है। इसके ऊपर भी NACO का पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। देन देखो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी ये बहुत HIV का संक्रमण होता है एंड उसको प्रोटेक्ट करने का जो तरीका होता है यूजेशन ऑफ कंडोम्स। बट बेसिकली बात क्या होती है कि इंडियन लोग जो होते हैं बहुत शाई होते हैं, यानी कि वो मेडिकल पे आके इसको खरीदने की कोशिश नहीं करते या कई जनों के पास पैसा भी नहीं होता है। तो इसलिए ये भी बात NACO ने समझ ली एंड देयर इज़ अ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम्स एट पब्लिक प्लेसेस। ऐसे बॉक्सेस लगे होते हैं, राइट, एंड इसमें से वो यूज़ करते फ्री में यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये भी एक काम है NACO का। उसके बाद जो है जो हाई रिस्क पीपल्स है जिनमें HIV का संक्रमण होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोगों का भी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग या मेडिकल चेकअप करना ये भी NACO करते रहती है।
जिसकी वजह से हमें HIV का पेशेंट जल्दी से मिल जाए और उसकी वजह से संक्रमण दूसरों को ना हो, ये कोशिश उसमें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा ये HIV चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म हम कर रहे हैं। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ अ कैंसर।